गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ हैं और मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। 8:35 हुआ चाहते हैं हमारा और आपका साथ 10 बजे तक रहने वाला है। इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत रहते हैं और 90 मिनट तक हमारा और आपका साथ रहता है। अपने नुमाइंदों को प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं, खबरों का तज्जिया होता है, तबसरा करते हैं और दिन भर या अगले 12 से 24 घंटों में क्या सूरत हाल रहने वाली है उस पर हमारी खुसूसन नजर रहती है। प्रोग्राम के आखिरी 15 से 20 मिनट हमारी कोशिश हर दिन की तरह आज भी रहेगी कि आपके नाम किए जाएं, आप कॉल करें, प्रोग्राम में अपनी बात अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाएं। और जहां तक खबरों की बात है तो बैनुल-अक़वामी सतह, मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल, हलचल, मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज़ के अंदर इंतखाबात, इन सारी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर इंतजामिया के कुछ बड़े फैसले और आज दिन भर क्या जम्मू और कश्मीर वादी के अंदर रहने वाला है, ट्रैफिक के हवाले से कुछ बड़े फैसले, आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ तब्दीली होगी श्रीनगर और जम्मू के अंदर, इस पर बात करेंगे। और दीगर कुछ अहम मौज़ूआत भी एक एक करके हम इन सब की तरफ बढ़ेंगे। इस बीच प्रोग्राम को मजीद आगे ले जाने के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका नाज़रीन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है कि आज इतवार का दिन है, आप बसेहत सलामत होंगे और इंतज़ार होगा कि खबरों का पिटारा खुले। लेकिन उससे पहले ज़रा माजी की ओर चलते हैं। जैसे आसिफ ने आज कहा कि आज 20 फरवरी का दिन है और 20 फरवरी माजी के अंदर एक लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन उसमें चंद अहम तरीन वाक़ात। बिल्कुल, हिस्ट्री ऑफ द डे में आज का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए भी चूंकि 20 फरवरी 1707 को मुगल हुक्मरान औरंगजेब अहमदनगर में इंतकाल कर गए। आज का दिन था। 1846 में अंग्रेजों ने आज के दिन लाहौर पर कब्जा किया। 20 तारीख अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आती है। 1745 में आज ही का दिन था जब ज्यूबिक फौजियों का स्कॉटलैंड के फोर्ट ऑगस्टस पर कब्जा हुआ, जिस पर तकरीबन 102 वर्षों तक एक लंबी लड़ाई चली और बिल आखिर यहां पर ज्यूबिक के फौजियों ने कामयाबी हासिल की 20 फरवरी 1745 में। 1811 में आज ही का दिन था जब ऑस्ट्रिया को दिवालिया करार दिया गया। तमाम चीजें यहां पर इक्तिसादी बहरान से जब पूरा मुल्क गुजरने लगा और ऐसे में इसे दिवालिया ऑफिशियली आज के दिन करार दिया गया 20 फरवरी 1811 को। 1768 में आज ही के दिन पहली बार अमरीकी चार्टर्ड फायर इंश्योरेंस कंपनी खुली और दुनिया भर के अंदर इसकी शुरुआत हुई। लेकिन अमेरिका के अंदर यह पहली कंपनी थी जिससे शुरुआत आहिस्ता आहिस्ता फिर शाखें जाकर दुनिया भर के अंदर खुली। 1873 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने अपना पहला मेडिकल स्कूल खोलने का ऐलान किया था 20 फरवरी 1873 को। 1847 में आज ही के दिन रॉयल कोलकाता टर्फ क्लब की बुनियाद रखी गई। हिंदुस्तान के अंदर यह पहला अपने आप में इस तरह का बड़ा क्लब था जिसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की थी और रॉयल कोलकाता क्लब का नाम इसे दिया गया था। टर्फ क्लब 20 फरवरी 1847 को बना था। और आज ही के दिन 20 फरवरी 1986 को सोवियत रूस ने पहली मर्तबा मेरखलाई स्टेशन लॉन्च किया था और 1986 में इस स्टेशन के लॉन्च करने का मकसद था कि स्पेस में अपनी जगह बनाना, जहां पर अमेरिका अपना झंडा इससे पहले ही गाड़ चुका था। लेकिन उसके बीच इस मुकाबले में पहली मर्तबा कामयाबी सोवियत रूस को भी मिली थी 20 फरवरी 1986 को। चलिए जनाब, ये तो माजी की बात थी जरा, लेकिन हाल और मुस्तकबिल की भी बात करते हैं। और हाल के अदाद शुमार जो हमें बताते हैं वो ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर किसी से कम नहीं है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में जम्मू कश्मीर के लोग भी दौड़ लगा चुके हैं और फिलहाल लगातार पांचवी बार पहली पोजीशन हासिल की है। अब आप सोच रहे हो कि जनाब ये 5वीं बार जो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है पहले नंबर पाए हैं तो कहां पर है, तो सेल्यूलर जो फोन हम इस्तेमाल करते हैं उसमें जो अदाद शुमार सामने आए हैं जी, उसमें 5वीं बार जम्मू कश्मीर रियासत जो है वो बिलतरतीब पहले नंबर पर पहले पायदान पर दिख रही है। और इस तरीके से पिछले कई सालों से लगातार मोबाइल का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के अंदर तेजी के साथ बढ़ रहा है। और जो सब्सक्राइबर्स ट्राई के जो अदाद शुमार सामने आए हैं साल 2021 के हवाले से, जब इनको खंगालते हैं साल 2015, साल 2016, साल 2017 के साथ, तो बिलतरतीब आपको इस बात का इल्म होगा कि लगातार ये जो ग्रोथ है मोबाइल
इस्तेमाल करने की ये लगातार बढ़ रही है। अगरचे एक वक्त ऐसा भी था कि इसके इस्तेमाल में थोड़ी सी कमी आई थी, वो था जब इंटरनेट और मोबाइल कॉलिंग पर थोड़ी सी पाबंदी जम्मू कश्मीर के अंदर थी, तो लग रहा था कि शायद अब ये कम होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके एक्टिव मोबाइल फोन सब्सक्राइबर्स जो साल 2021 के आखिर पर एदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं, वो काफ़ी ही दिलचस्प है। और करोड़ों के अंदर 1,18,00,000 से ज़्यादा लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के अंदर कर रहे हैं। ट्राई का एदाद शुमार सामने आया है और ये एदाद शुमार कोविड-19, फिर इंटरनेट रेस्ट्रिक्शन, फिर हमारी ग्रोथ के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि जिस तरीके का बिजनेस है, जिस तरीके की 10 तरह की चीज़ें हैं, उसके मुकाबले में इतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी शायद ट्राई को भी इसका अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जब एदाद शुमार आए हैं तो ये जनाब सामने आया कि 1 करोड़ से ज़्यादा 1,18,09,04 एक्टिव मोबाइल सब्सक्राइबर्स है जी 2021 ने ट्राई की तरफ से एदाद शुमार दे दिए गए हैं। और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी का मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां इतने मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं, जब आप सितंबर 2017 में देखेंगे तो आपको ये फहरिस्त कम नज़र आएगी, और जब आप इसको और ज़्यादा खंगालेंगे 15-16 की ओर जाएंगे तो और भी इसमें कमी जो है वो सामने नज़र आएगी। और माना जरा कि 4G के बाद जहां मुल्क के अंदर अब 5G की तैयारियों में इंतज़ामिया लग रही है, तो मोबाइल फ़ोन पहले ही मार्केट में इस तरीके के आए हैं और अच्छी खासी तादाद जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों की है जिनके पास अगर ये सर्विस शुरू होती है तो उनके मोबाइल इसके लिए बराबर तैयार है। इसमें एक बड़ी बात अगर देखेंगे तो वो फैक्टर ये है, इसलिए भी मोबाइल सार्फिन की जब तादाद बढ़ रही है तो पिछले 5 सालों के दौरान ये देखा गया है कि 1 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने वाले लोगों की तादाद बढ़ी है। दिलचस्प बात यह है कि 4.5 महीने तक जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार का फैसला जब 5 अगस्त को आया तो तकरीबन 4 अगस्त की रात से मोबाइल फोन बंद हुए। कॉलिंग सर्विसेज 4.5 से 5 महीने तक बंद रही। उसके बाद बहुत एक लंबा अरसा गुजरा जब हम यूं कह लीजिए कि एक पुराने सिस्टम की तरफ चले गए, यानी लैंडलाइंस का ज्यादा इस्तेमाल होने लगा और मोबाइल फोन डिवाइसेस का कम इस्तेमाल हुआ। और उसके बाद मुआशी सरगर्मियां, थोड़ी सी रफ्तार धीमी, इक्तिसादी बहरान, कोविड-19 और जम्मू कश्मीर के अंदर एक रिकॉर्ड बना जो आपके सामने है कि 18.5 महीनों बाद जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विसेज पूरी यूनियन टेरिटरी के 20 अजला में बहाल की गई थी। इन सारी चीजों के बावजूद भी सार्फिन की तादाद 15 से 20% तक बढ़ने का मतलब यह हुआ कि किसी भी कैसी भी सूरत हाल यूटी के अंदर रही हो, चाहे वो 4 अगस्त से लेकर अब तक की हो, कोई भी फैसला सरकार का रहा हो, वो नौजवानों को या मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों को मुतासिर नहीं कर सकता। आसिफ, 2 चीजें बड़ी दिलचस्प है, मैं इस रिपोर्ट को भी देख रहा हूँ। एक ये है कि इसमें मोबाइल सब्सक्राइबर बेस जो है, ये जो 1,18,00,000 से ज्यादा लोगों की फहरिस्त हम बता रहे हैं ट्राई की तरफ से, इसमें सबसे ज्यादा यानी 60% जो बेस है वो कश्मीर सूबे से है। ये बड़ी इसमें दिलचस्प बात है कि 60% कंट्रीब्यूशन जो टोटल सब्सक्राइबर बेस जम्मू कश्मीर का है वो कश्मीर डिवीजन से है। प्राइवेट मोबाइल कंपनीज के लिए एक अच्छी खबर है ये। और जब हम ये बात करते हैं कि जनाब साल 2016 में 4.5 लाख सब्सक्राइबर्स ने अपने मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड करवाया था। दैट वाज 2016। 4.5 लाख लोग बैक वक्त सामने आए थे जिन्होंने अपने मोबाइल फोन से सस्पेंड कर सिम कार्ड सस्पेंड करवा दिए थे। लेकिन उसके बाद लगातार जो है ये मामला बढ़ा है और अभी भी जो एदाद शुमार सामने आए हैं उसके हिसाब से रियासत बेहतरीन पायदान पर है और तेजी के साथ इस सेलुलर की जंग में आगे बढ़ रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और अहम मामले की बात करते हैं। नौजवानों से या फिर जम्मू कश्मीर के शहरियों से जुड़ी हुई ये खबर अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि सार्फिन की तादाद उस वक्त भी बड़ी है जब बहुत सारी चीज़ें या रफ्तार कह लीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे महकमों की कामकाज की सुस्त पड़ी थी, लेकिन फ़र्क ज़्यादा
हालात के बावजूद भी नहीं पड़ा। 2016 से अब तक तादाद मुसलसल बढ़ती गई है। एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं, और बड़ी खबर इसलिए चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अब बच्चों के खिलाफ एफआईआर लगेगी या नहीं लगेगी, इसके लिए पैमाना तय किया गया है और कुछ नए रहनुमा खुतूत जारी किए गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की तरफ से। और इस सिलसिले में अब जाकर जो तैयारियां की गई हैं उसमें पुलिस, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और दीगर जो मुतलका इदारे हैं वो किस तरीके से आने वाले दिनों के अंदर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि बड़ा फैसला ये लिया गया है कि कवायद सरकारी गैजेट में उनके इशाअत की तारीख से नाफिज होगा और यूनियन टेरिटरी के अंदर अब बड़ा फैसला अपने आप में कि बच्चों के खिलाफ सिर्फ जो घिनौने जुर्म हैं उनमें एफआईआर दर्ज की जाएगी। और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नई गाइडलाइंस जब जारी की है तो एक और बड़ी अनाउंसमेंट ये हुई है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यूनियन टेरिटरी में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और CWC कायम किए जाएंगे, जो आने वाले वक्त में इन सारे मामलात को देखेंगे। हीनियस ऑफेंसेस, जिन्हें आप इंतहाई खतरनाक जराइम में से एक तस्वुर करते हैं या खतरनाक जुर्म मानते हैं या घिनौने काम मानते हैं, और तमाम जम्मू कश्मीर के अजला में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जब बनेंगे, CWC कायम किए जाएंगे, तो सजा का पैमाना भी तय होगा और किस एतबार से कैसे सजा किस जुर्म में दी जाएगी ये बड़ी बात है। अब बड़ा जिक्र इसमें यह भी किया गया है कि बच्चे बहुत सारी जगहों पर जुर्म करते हैं लेकिन कुछ बड़े लोगों के साथ मिलकर करते हैं, यानी बड़ों का हाथ भी इसमें होता है। उन सारे मामलात को कैसे देखा जाए, इस पर भी जब नई गाइडलाइन सामने आई हैं तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होने शुरू हुई हैं। लेकिन इस खबर पे इससे पहले इशफाक आपके पास जाए, हिलाल हजूरी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, जरा अपडेट कीजिएगा ये जो खबर हम बता रहे हैं अपने नाजरीन को कि जनाब अब कोई एफआईआर, नो एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विल बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट द चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ इन J&K। क्या ये तरमीम शुदा कानून है या ऑलरेडी ये निज़ाम था हमारे पास? और फिर आज इस गाइडलाइंस में मैं ये भी देख रहा हूं कि बड़ी चीजें जो है वो तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। क्या कुछ मजीद खबर है इस हवाले से? देखिए गौर, जो ये रूल्स बनाए गए हैं जिन्हें अब बाज़ाब्ता तौर पर शाया भी किया जा चुका है सरकारी गैजेट के अंदर, इसमें दरअसल जुवेनाइल एक्ट पहले से ही जम्मू कश्मीर के अंदर था, मुल्क के अंदर था, लेकिन इसमें कुछ चीजें नई लाई गई हैं। यानी इस नई चीजों में जो आम पुलिस है उससे इन बच्चों के मामलात से, चाहे बच्चों के मामलात संगीन क्यों ना हो, उनसे बिल्कुल अलहदा किया गया है। बल्कि इसके लिए जो स्पेशल पुलिस फॉर जुवेनाइल यूनिट्स बनाए गए हैं पहले से ही, उन्हें ये सारी जिम्मेदारी दी गई है। और साथ ही साथ बच्चे की मासूमियत को देखते हुए, क्योंकि बच्चे का आगे का फ्यूचर जो है वो ज्यादा मुतासिर ना हो जाए, उसका ख्याल रखा गया है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक जो जुवेनाइल पुलिस होगी या उसके साथ साथ CWP, जिसको चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर कहते हैं, उनकी क्या नुमाइंदगी रहेगी, उनका क्या कुछ काम रहेगा, उसमें ज्यादा तवज्जो दी गई है और आम पुलिस को इससे अलहदा किया गया है। मान लीजिए कि अगर किसी भी जगह पर कोई भी बच्चा किसी मामले में मुलजिम है या उस पर किसी तरह का इल्जाम है, तो उससे आम जम्मू कश्मीर का पुलिस के बजाय जितना जल्द हो सके जो इन बच्चों जुवेनाइल पुलिस बनाई गई है, इनके लिए मखसूस जो पुलिस है, उसको हवाले किया जाए ताकि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, वो उसकी रिपोर्ट हासिल करे, किन सर्कमस्टेंसेस में बच्चे ने गलत किया है, कोई ऑफेंस किया है, और साथ ही साथ जो बच्चा है उनने उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, ये सारा कुछ जो डायरी है वो इस जुवेनाइल पुलिस को बनानी होगी। और CWP जो वर्कर्स ऑफिसर होंगे उनकी जानिब से ये काम जो है उन्हें सौंपा गया है। इसमें न सिर्फ इतना, इसमें बल्कि नए कानून में ये जी, मैं एक चीज ऐड ऑन नए कानून में ये बात जी, आसिफ मुझे थोड़ा सा कंप्लीट करें तो नए कानून में ये चीज भी होगी कि जो पुलिस ऑफिसर कोई बच्चा जब किसी केस में जब उससे धर लेगा, हिरासत में लेगा, तो फौरन से पेशतर उन्हें उससे जुवेनाइल पुलिस को देना होगा, यानी अपनी कस्टडी में नहीं रखना है। न सिर्फ इतना, इस बच्चे को किसी भी सूरत में कस्टडी के अंदर ना रखा जाए, जेल खाने के अंदर ना रखा जाए, पुलिस लॉकअप में ना रखा जाए, इस बच्चे को हथकड़ी ना लगाई जाए, इसको जंजीरों के साथ ना बांधा जाए। ये कुछ नए कानून में, नए रूल्स में बताया गया है। और यहां तक भी बताया गया है कि जो ये बच्चे होंगे और उसके बाद जो इनकी डायरी बनेगी, इनके मामले की समाअत होगी, तो उसमें एक फर्स्ट क्लास जज जो होगा, उसके साथ साथ 2 सोशल वर्कर्स होंगे जो उनके मामलात को सुनेंगे। लेकिन यहां पर भी यह बात कही गई है
कि इस बच्चे के लिए माहौल ऐसा होना चाहिए कि इसको नहीं लगना चाहिए कि वो किसी आम अदालत में है, बल्कि जो जज और जो मुलजिम होते हैं उनके दरमियान जो बैरियर्स होते हैं उस कमरे में, यानी ये एक अदालत नहीं होनी चाहिए, कोई कोर्ट रूम नहीं होना चाहिए, बल्कि एक आम कमरा होना चाहिए जहां का वातावरण माहौल बच्चे के मुआफिक होना चाहिए। और उसमें बच्चे और जज के दरमियान जो बैरियर्स होते हैं, जो कोर्ट कचहरी होती है, वो भी नहीं होनी चाहिए। बल्कि जो इस बोर्ड के मेंबरान होंगे उनसे कहा गया है कि बच्चे को समाअत करते वक्त, बच्चे की जो मामला है उसको समाअत करते वक्त इन बातों का ख्याल रखा जाए कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस वाइल जब आप इंटरेक्ट करेंगे बच्चे के साथ वो खराब नहीं होने चाहिए, और उसके साथ साथ जो आपका कांटेक्ट होगा वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आप उसको डरा रहे हैं, डरावना माहौल उसको नहीं देना चाहिए। आप बोर्ड मेंबरान के जो एटीट्यूड होगा वो भी डिफरेंट होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। तो इस तरह से जो बॉडी लैंग्वेज होगी उस बोर्ड मेंबर की वो भी बच्चे के लिए फ्रेंडली होनी चाहिए, ताकि बच्चा किसी दहशत का जो है वो उसका असर उस पर ना पड़े, और इसके लिए बच्चा जो डिजर्व कर प्रोटेक्शन, एक माहौल, वो उसको मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर बच्चे के लिए एक मुआफिक माहौल बनना चाहिए, और जो गलती उसने की है उसमें अगर संगीनियत होगी, गिनावना जुर्म होगा, तब जाकर उसके खिलाफ एफआईआर होगी, अदरवाइज उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ जरा चलते चलते आपको ये भी बताते चले कि जनाब हथकड़ी पहनाकर भी बच्चे को अब आप अदालत नहीं दे सकते हैं, और काफी ये गाइडलाइन जो है वो क्लियर कर दी गई, और मुझे उम्मीद है कि इसमें जो एक्सपर्ट्स होंगे वो और भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि और क्या क्या साफ कर दिया गया। वालिदैन को भी कम से कम अगर बच्चा पकड़ा जाता है तो उसे लॉकअप में नहीं, जो हम पहले ही बता चुके हैं कि उसे चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर के पास ले जाना होगा, लेकिन वालिदैन को भी उसका जुर्म क्या है ये बताना होगा। ये फौरी जिम्मेदारी उस पुलिस अफसर की होगी जो बच्चे को गिरफ्तार करेगा। चलिए जब जरा बढ़ते आगे बात करते हैं रेवेन्यू महकमे की, और रेवेन्यू महकमे का मतलब जहां से आप अपने लैंड जमीन के रिकॉर्ड्स को निकालते हैं, और जब आप जमीन का कोई दस्तावेज निकालते हैं तो उसका पढ़ना आप पढ़ पाएंगे घर पे, शायद ये मुमकिन ही नहीं है। और जो माहिरीन उर्दू है उनके लिए भी वो दस्तावेज पढ़ना कार्यदारद वाला मामला होता है, और यही वजह अब है कि सरकार ने इन सभी दुश्वारियों को हटाने का फैसला ले लिया है। हाई पावर कमेटी को तश्कील दे दिया गया है, और उस हाई पावर कमेटी को यह काम सौंपा गया है कि 23 फरवरी तक वो अपनी तजवीज़ जो है वो सामने रखे, ताकि 24 तारीख को फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू के सामने मीटिंग में कुछ फैसले लिए जाए। आपने फर्द निकालनी है, आपने नकल निकालनी है, आपने इंतखाब निकालना है, और जिस तरीके से उसको लिखा जाता है, तहरीर अंदर किया जाता है, माहिरीन उर्दू भी उससे पढ़ने से कासिर होते हैं। ये तो आम लोगों की बात है। और जब आप रेवेन्यू महकमे के जिम्मेदारों के पास जाते हैं, जो डायरेक्ट भर्तियां हुई है, वो अफसर भी उसको नहीं पढ़ पाते हैं। और तीसरी बड़ी बात यह कि ऑन द टॉप ऑफ द लेवल पर जो लोग होते हैं वो भी इन कागजात को नहीं पढ़ पाते हैं, जिसकी वजह से अब कई गलतियां रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर हुई है और जानबूझकर वो करवाई गई, और अफसरों से दस्तखत भी करवाए गए हैं। सेटलमेंट के मामले आपके सामने हैं, क्योंकि बड़े अफसरों को पता ही नहीं लगा कि जनाब कैसे बना, उन्होंने सिग्नेचर्स करके फाइनल करवा दिए। अब सरकार का यह मानना है कि इस सभी परेशानी को जनाब हल किया जाएगा। प्रोसेस सेट किया गया जी इस रेवेन्यू रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के हवाले से, और ये जो फ्रॉड लाइक सिचुएशन बनाई जाती है और करप्शन का एक दरवाजा खोला जाता है, इसको कैसे रोका जाए, इस सिलसिले में भी एक मुनज़्ज़म तरीके से काम किया जा रहा है। अब कुछ लोगों का यह मानना कि जनाब ये उर्दू के खिलाफ जी साजिश है, क्योंकि अभी तक सिर्फ उर्दू में ये डॉक्यूमेंट मिलता था, लेकिन जरूर अगर आपका उर्दू में ये रस्मुल खत था, लेकिन फारसी का भी इसमें इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर होता था, और जब आम आदमी उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है, अफसर उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, तो शायद यही वजह है कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का हवाला देते हुए सरकार का मानना है कि अब अंग्रेजी का भी इस्तेमाल होगा। यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को जब आप निकालेंगे, अब आपको अंग्रेजी में भी वो मिलेगा जी, और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर तैयारियां की जा रही हैं। यानी वो लोग जो नई पीढ़ी हमारी है, जो उर्दू से आशना नहीं है, उनके लिए तो दर्द सर वाला मामला है ही। हम जैसे लोग जिनके पढ़ के भी आए थे, उन्हें भी जब उर्दू डॉक्यूमेंट सामने मिलता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, तो पढ़ना मुश्किल होता है। लेकिन हुकूमत का मानना है कि जनाब ये सारी चीजें उनकी नजर में है, कमेटी को तश्कील दे दिया गया है,
और अब ये कोशिश की जा रही है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट हमारा है उसको ध्यान में रखते हुए जहां इस रिकॉर्ड को अंग्रेजी में, हिंदी में और दीगर जुबानों में भी मुतर्जमा करके रखा जाए ताकि जिसको जिस जुबान में महारत हो वो उस जुबान में निकाल कर रख सके। अब सरकार ने कल एक काम क्या किया, रेवेन्यू पासबुक देना शुरू कर दिया और कल भी ये मामले सामने आए। रेवेन्यू पासबुक जो सामने दिया गया तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं लगा कि अंदर लिखा क्या गया है। लेकिन अब मानिएगा कि अब 23 फरवरी तक इस कमेटी को जो बनाई गई है उन्होंने अपनी रिपोर्ट देनी है। 24 तारीख को फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू के पास मीटिंग है। लेट अस एक्सपेक्ट कि एक बेहतरी के लिए एक विंडो खुल जाए ताकि आम लोगों को भी पता लगे और आम आदमी भी ये पढ़ पाए कि उसकी जमीन क्या वाकई तौर पर उसी के नाम पर है या इसके अंदर कलमजनी की गई है और कलमजनी करके इसको गलत मलत बना दिया गया है। तो ये जनाब बड़ी अहम बात है जो मैं आपके सामने कर रहा था। सरकार इस सिलसिले में इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही है और ये जो कुछ लोगों के हाथ में ये मामला चला गया है इसको वहां से निकाल कर स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो खबर आपके सामने है, 23 तारीख तक कमेटी को कहा गया कि वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। 24 तारीख को मीटिंग है फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू में। उसके बाद ये जो मामला है इसका हल कहीं ना कहीं निकल सकता है। और ये माना जा रहा है कि अब जब पासबुक आपको इजरा किए जा रहे हैं वो अंग्रेजी में है, उर्दू में है, हिंदी में है, इवन कि अब डोगरी और दीगर जबानों में भी उसको देने की कोशिश जो है वो की जा रही है जो हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो अब रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है मुस्तकबिल में अब आपको 100% उर्दू में नहीं मिलेगा। आप अगर हिंदी में महारत रखते तो हिंदी में मिलेगा, अंग्रेजी में आपकी महारत है तो अंग्रेजी में भी मिल सकता है। और वो जो सख्त अल्फाज और रस्मुल खत का जो अमलगमेशन उधर है जिसकी वजह से बुनियादी तौर पर वो डॉक्यूमेंट पढ़ा ही नहीं जाता है उसमें भी बेहतरी जो है वो आपको दिखेगी। इंशाल्लाह उम्मीद हम इसकी करते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला है और सेटलमेंट को लेकर आपको पता है कि एंटायर यूनियन टेरिटरी के अंदर लोग परेशान हैं कि पुश्तैनों की ज़मीनें हैं जी, आबा व अजदाद की ज़मीनें हैं, लेकिन आज पता लग रहा है कि सेटलमेंट में वो किसी और के नाम चली गई और किसी और की ज़मीन किसी और के नाम पर गई है। और जब आज ठीक करने के लिए जा रहे हैं बजाय ये कि सरकार एक विंडो खोलती, आपको अब पैसे वहां जमा करने पड़ते हैं उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए और उसमें भी एक लंबा प्रोसीजर है जिसे आपने फॉलो करना होगा। जी हाँ, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बात अब जरा करते हैं सिक्योरिटी एजेंसियों के और दीगर कुछ सेंट्रल एजेंसीज की कार्रवाइयों की। जम्मू कश्मीर के अंदर ये कार्रवाई हुई है और जम्मू कश्मीर से राजस्थान तक मुख्तलिफ केसेस के सिलसिले में कार्रवाई की गई है कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से। कल से हम आपको बता रहे हैं कि छापेमारी शुमाली कश्मीर के अंदर, जनूबी कश्मीर के अंदर और जम्मू प्रोविंस के मुख्तलिफ अजला में हुई और अब जाकर जानकारी ये मिली है कि अब तक 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। उनसे भी मजीद तहकीकात की जा रही है और वादी के साथ जम्मू सूबे के अंदर भी कई इलाकों में ये पूछताछ हुई है। कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से 6 अजला के अलावा उधमपुर जम्मू के अंदर जहां पर वादी के साथ जम्मू प्रोविंस में कार्रवाई चली, वहीं जोधपुर राजस्थान के 8 मकामात पर जम्मू कश्मीर से जुड़े इस केस के सिलसिले में कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर और मुल्क के दीगर हिस्सों में लश्कर तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और दीगर जो मिलिटेंट तंजीमें हैं, इन ममनू तंजीमों के जरिए नई दिल्ली समेत बड़े शहरों में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी जिसके सिलसिले में कार्रवाई हुई है। सोपोर, कुपवाड़ा, शोपियां, राजौरी, बडगाम, गांदरबल और राजस्थान जोधपुर के अंदर एनआईए ने साजिश से मुतल्लिक एक केस के सिलसिले में छापे मारे हैं। पिछले 24 से 30 घंटों के दौरान ये कार्रवाइयां हुई हैं। 8 मकामात पर राजस्थान के अंदर तलाशी ली गई है और एजेंसी की तरफ से इस सिलसिले में एक तफसीली बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया कि एलईटी, जेईएम यानी जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर तैयबा इन जैसी तंजीमों के जो कैडरों के जरिए जम्मू कश्मीर के अंदर जिनमें हिजबुल मुजाहिदीन, अल-बदर और इनसे वाबस्ता दीगर तंजीमें हैं, इनके साथ मिलकर मुख्तलिफ हिस्सों में जिनमें नई दिल्ली का जिक्र किया गया, दिल्ली समेत दीगर बड़े शहरों में मिलिटेंसी की कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी की जा रही थी, साजिशें की गई थी और उस केस को मजीद आगे ले जाते हुए तहकीकात हुई है। और इस मामले में अब 28 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है और तलाशी के दौरान मुख्तलिफ दस्तावेजात हाथ लगे हैं एनआईए के, डिजिटल डिवाइसेस मिली हैं, सिम कार्ड्स मिले हैं, डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस को जब्त किया गया है और ये भी कहा गया है कि इन सारी डिवाइसेस, इन सारे दस्तावेजात मिलने के अलावा तहकीकात अभी जारी है।
इस हफ्ते से आपको याद होगा कि शुरू से ही एनआईए ने 2 मामलात के सिलसिले में कई मकामात पर छापे मारे थे, जिनमें एक गुज़श्ता साल जून के महीने में जम्मू बठिंडी के अंदर जहां पर आईईडी की बाजियाबी से मुतल्लिक एक केस था। दूसरा जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को लश्कर नामी तंजीम के जरिए बुनियाद परस्ती, हौसला अफजाई और भर्ती करने से मुतल्लिक था। इसमें कार्रवाई इस हफ्ते के शुरुआत से ही चल रही थी। एक रोज कबल ही एनआईए ने शिमला में भी एक सीनियर एक ऑफिसर को पकड़ा, जो कि एक साबिका एसपी भी था और आईपीएस ऑफिसर था। उसको भी इस केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। एसपी नेगी एजेंसी में बेहसियत एसपी काम कर रहे थे और उन्हें गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद कुछ ही घंटों के बाद कार्रवाई जोधपुर राजस्थान से बडगाम, कुपवाड़ा, शोपियां, राजौरी, पुंछ और जम्मू प्रोविंस के बाकी अजला के अंदर हुई। 8 मकामात पर छापेमारी गई। राजस्थान के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जम्मू कश्मीर में छापेमारी की गई। 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मुख्तलिफ जो दस्तावेजात हाथ लगे हैं, जिनमें हमारे पास जानकारी और जो एनआईए का बयान है उसके मुताबिक डिजिटल डिवाइसेस, सिम कार्ड्स, डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस वगैरह हाथ लगी हैं और मजीद तहकीकात अभी जारी हैं और आने वाले दिनों में मजीद गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अच्छा जी, तहकीकाती एजेंसी का मानना है जी ये जो कार्रवाई की गई तो इससे एक बड़ा मंसूबा जो जम्मू कश्मीर के अंदर इंतहा पसंदी और कार्रवाइयाँ करने का सिलसिला था जी, वो बेनकाब हो गया है। और जो तंजीमें इसको चलाने की कोशिश में थी, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बदर और टीआरएफ और पीएएफएफ, ये वो तंजीमें हैं जी जो जम्मू कश्मीर के अंदर इंतहा पसंदी की कार्रवाइयाँ कर रही थी और एक मुनज़्ज़म साजिश को रच रही थी। लेकिन जब ये कार्रवाइयाँ की गई और 28 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 2 कोलकाता से भी गिरफ्तार किए गए, तो ये जनाब बराह रास्त हमला उस कार्रवाई पर था जो एनआईए की तरफ से की गई है। चलिए जी जनाब, यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आर्मी का एक बड़ा बयान सामने आया और बयान है क्या, वो काफी दिलचस्प है क्योंकि माना जा रहा कि अफगानिस्तान के अंदर जो हथियार अमरीकी इस्तेमाल कर रहे थे दरअंदाजों के पास से मिले हैं। डिटेल के साथ छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे और फिर आपको यह भी बताएंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने 2 अलग अलग फैसले सुनाए हैं। दोनों अहम बातें हैं, आपके सामने शेयर करने की कोशिश करेंगे। और हदबंदी को लेकर इस वक्त भी हंगामा बहुत ज्यादा है। बीजेपी एक के बाद एक सवाल भी खड़े कर रही है और जवाब भी दे रही है। छोटे से ब्रेक के बाद